आजादी मिलने से पहले सन 1940 में हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा। गांधी जी इतने डिप्रेसिंग थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबेटन से कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो। 1946 के बाद अचानक से जिन्ना के हाथों में इतनी पॉलिटिकल पावर आ गई, लेकिन पार्टीशन किए जाने से पहले डायरेक्ट एक्शन डे का यह हादसा तो बस एक शुरुआत थी। अभी तो और बहुत सारे दंगे बाकी थे। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कलकत्ता लाशों का शहर बन चुका था। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा यह कहा जाना मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करते हुए कहते हैं, या तो भारत का बंटवारा होगा या फिर भारत की तबाही होगी। नमस्कार दोस्तों, सन 1940 पूरे देश में बड़े हलचल का माहौल था और यह बात साफ हो चुकी थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं। सवाल इस बात का नहीं था कि भारत को आजादी मिलेगी या नहीं, अब सवाल इस बात का था कि भारत को आजादी कब और कैसे मिलेगी। इसके पीछे चार बड़े कारण थे। पहला, 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके तहत महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंदर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। दूसरा, 1944-1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेशनल इंडियन आर्मी का संघर्ष और उसके बाद हुए रेड फोर्ट ट्रायल्स, जिससे एक बड़ा झटका पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को। तीसरा, इसके बाद रॉयल नेवी म्यूटेंट्स, जिसमें ब्रिटिश नेवी में मौजूद इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया। और चौथा, सेकेंड वर्ल्ड वार, भारी अनएम्प्लॉयमेंट, खतरनाक इकोनॉमिक रिसेशन और डगमगाई हुई ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और ट्रेजरी। 1945 में हुए इलेक्शन के बाद यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और इनकी पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि भारत को आजादी देंगे। पूरा माहौल अब इस कदर भारत की आजादी के फेवर में बन चुका था कि अब मेजॉरिटी ब्रिटिश जनता भी इंडिया को आजादी देने के फेवर में थी। अब चर्चा इस बात पर हो रही थी कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। और यहाँ दोस्तों, आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स, जो इस आखिरी एक साल में हुआ। दोस्तों, इसकी कहानी ज्यादा हमारी इतिहास की किताबों में बताई नहीं जाती। हजारों ओरिजिनल सोर्सेस और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, माउंटबेटन के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों के आधार पर, फेमस राइटर्स डोमिनिक लेबियर और लैरी कैलिंस के अपनी किताब लिखी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट। इस किताब में इस आखिरी एक साल की घटनाओं को बड़ी डिटेल में कैप्चर किया गया और अब सोनी लिव ने इसकी एक बेहद बेहतरीन एडॉप्शन करी है वेब सीरीज में, डायरेक्टेड बाय निखिल अडवाणी। इस वेब सीरीज का नाम भी है फ्रीडम एट मिडनाइट। मैंने पूरी सीरीज देखते हुए बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, तो मैंने देखी, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में भी आपको सुनाना चाहूंगा। इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, फैसला इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस आखिरी एक साल की दास्तान, आइए जानते हैं जनवरी 1946 से लेकर अगस्त 1947 की कहानी। जनवरी 1946 में दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। येलो कलर में है सारे ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और पिंक कलर में है प्रिंसली स्टेट प्रोविंसेस को बेसिकली स्टेट्स की तरह समझ लो। ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जो स्टेट्स होती थी, टोटल 17 प्रोविंसेस थे। इनमें से 11 ऑलरेडी इलेक्शंस होती थी। सही सुना आपने, इलेक्शंस होते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने साल 1935 में अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया। इसके तहत इन प्रोविंसेस को काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई थी और इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स और इंडियन मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। वो अलग बात है कि कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में पावर ब्रिटिश ने अपने पास ही रखी थी, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास पावर थी डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और वीटो राइट्स की। लेकिन फिर भी 1935 के बाद इंडियंस को इतनी आजादी दे दी गई थी कि हम खुद के पॉलिटिशियंस इलेक्ट कर सकते हैं और उन पॉलिटिशियंस के पास कुछ हद तक पावर होती। इसलिए साल 1937 में पहली बार प्रोविंशियल्स इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस में उस वक्त की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट भी किया, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट
पार्टी और बहुत से डिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़े। इन इलेक्शंस में करीब 3 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट किया। हालांकि हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, जैसे कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए या जमीन होनी जरूरी है। नतीजा यह था कि 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी जीतती है। बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट, फ्रंटियर प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा। बाकी प्रोविंसेस में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी पावर में आती है। असम में असम वैले पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जिसे मुस्लिम लीग का समर्थन मिलता है, और सिंध में क्योंकि कोई सिंगल विनर नहीं था तो कई सारे लीडर्स एक कोलिशन बनता है। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। कई सारी एक्चुअली में रिजर्व्ड थी सीटें मुसलमान लोगों की के लिए। उन रिजर्व सीटों में से सिर्फ 22 पर ही मुस्लिम लीग जीती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज होती है थी कि इससे अगले इलेक्शन में 9 साल बाद यानी कि 1946 में अगले प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि बीच में वर्ल्ड वार 2 आ गई थी और कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इस समय तक इसके पीछे कई कारण थे। बहुत लंबा इतिहास है इसके पीछे। एक बड़ा कारण यह था कि जिन्ना जैसे पॉलिटिशियन ने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों के अंदर डर भरा, और इसका नतीजा ये हुआ कि 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग 11 में से 2 प्रोविंसेस जीत जाती है। बंगाल और सिंध पूरे तरीके से मुस्लिम लीग के कंट्रोल में चला जाता है। हालांकि बाकी जो 9 प्रोविंसेस थे उनमें कांग्रेस की जीत हुई थी, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी था कि सारे प्रोविंसेस में जितने भी रिजर्व्ड मुस्लिम सीटें थी उनमें से 87 सीटों पर मुस्लिम लीग जीतती है। ऊपर से पंजाब के प्रोविंसेस में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग थी। हालांकि सरकार बनी थी। सरकार इवेंचुअली कांग्रेस, अकाली दल और यूनियनिस्ट पार्टी के साथ में मिलकर। इस सब का मतलब यह था कि 1946 के बाद अचानक से जिन्ना के पास बहुत भारी पॉलिटिकल पावर आ गई थी। हाथों में ब्रिटिश को मजबूरन जिन्ना के साथ भी नेगोशिएट करना जरूरी था कि वो कांग्रेस की मर्जी के अनुसार आजादी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से यह डेमोक्रेसी है। यहाँ इलेक्शंस हुए थे और जनता ने यही लीडर्स चुने थे। जिन्ना सीधे तौर पर देश का बंटवारा चाहते थे, एक अलग पाकिस्तान का देश बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स पार्टीशन के खिलाफ थे। वो एक यूनाइटेड इंडिया रखना चाहते थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी, अगर आप जिन्ना का इतिहास देखोगे तो 26 साल पहले वह खुद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और हिंदुओं और मुसलमानों को साथ में रखने की बात किया करते थे। सन 1950 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1930 में जब इंडिया लौटे तो जिन्ना ने उनका स्वागत किया था। गुर्जर सभा में गांधी जी के साउथ अफ्रीका के किस्से जनता को सुनाए थे और उनकी तारीफ करी थी। जिन्ना के दादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर एक भाटिया राजपूत थे। उन्होंने इस्लाम तब कन्वर्ट किया जब उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स हिंदुजा उन्हें एक्स कम्युनिकेट कर दिया था। जब उन्होंने फिशिंग बिजनेस में कदम रखा था, तो यानी कुछ पीढ़ी पहले जिन्ना का परिवार एक हिंदू परिवार था। जो सोशल कॉन्सिक्वेंस उन्हें सहने पड़े, उससे बचने के लिए उन्होंने धर्म को परिवर्तन किया था ताकि वह अपना बिजनेस ठीक तरीके से चला सके। सन 1920 में पहली बार दरार देखने को मिलती है जब जिन्ना और कांग्रेस के बीच में जिन्ना गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस स्टाइल से असहमत थे। जब 1920 के नागपुर के सेशन में नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस तरीके से आजादी नहीं मिल सकती। पार्टी छोड़ने के बाद जिन्ना ने कहा, मुझे इस सूडो रिलीजियस अप्रोच की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस और गांधी जी से अलग हो रहा हूं। मैं मॉब हिस्टीरिया को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं रखता। उस समय जिन्ना इतने सेकुलर थे कि उन्होंने गांधी जी के खिलाफ मूवमेंट का भी विरोध किया था। मूवमेंट मुस्लिम मुद्दों पर थी और भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज किए जाने की भावना ने उनके एम्बिशन को जन्म दिया। लेट 1920 में जिन्ना पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं, लंदन चले जाते हैं।
लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वो लौटते हैं सिर्फ मिड 1930 में, और जब वो लौटते हैं तो बिल्कुल ही बदला हुआ रूप उनका सामने दिखता है। लौटने के बाद वो अपने आप को इंडियन मुसलमानों का एक लौता स्पोक्स पर्सन घोषित कर देते हैं। आई एम द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। एक पाकिस्तान, एक देश बनाने के लिए वो कैंपेनिंग करते हैं। भारत के सेकंड लास्ट वाइस रॉय के सामने अब थोड़ा सा अपनी टाइमलाइन पर हम वापस चलते हैं। फरवरी 1946 में रॉयल नेवी म्यूटन होती है और 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। एक 3 मेंबर कमेटी थी जो नेगोशिएशन चालू करती है आजादी देने के लिए। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के नेताओं से इनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फिर से बनाना। ये ब्रिटिश इंडिया सरकार का कैबिनेट था जिसमें सभी मिनिस्ट्री शामिल थी। वाइसरॉय वेवल ने प्रपोज किया कि वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स इस काउंसिल के इंडियन होंगे। लेकिन जिन्ना ने यहाँ पर कहा कि मैं तब एग्री नहीं करूंगा जब तक सिर्फ मुस्लिम लीग को अधिकार ना दिया जाए मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट्स करने का। इस काउंसिल में वो नहीं चाहते थे कि किसी भी और पार्टी का कोई मुस्लिम यहाँ का इस काउंसिल में अपॉइंट हो। वे खुद को मानो एक लौते लीडर के तौर पर देखते थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव भारतीय नेताओं के साथ समझौता करना ताकि इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया के रूप में जाना गया। इसे बाद में जाकर लीड किया गया BR अम्बेडकर के द्वारा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए कि ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली कैसा दिखेगा ब्रिटिश के जाने के बाद। 16 मई साल 1940 कुछ नेगोशिएशंस और डिस्कशंस के बाद कैबिनेट मिशन अपना प्लान सामने रखता है। यह प्रपोज करते हैं कि इंडिया को 3 ग्रुप्स में प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाए। पहला सेक्शन ए जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज, दूसरा सेक्शन बी जो नॉर्थ वेस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है, और तीसरा सेक्शन सी ईस्ट में मौजूद मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। बाकी जमीन जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर बची उनको लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। इस प्रपोजल के अनुसार इंडिया के कहने के लिए यूनाइटेड ही रहेगा, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लेकिन उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं होंगे। सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन की पावर उसे दी जाएगी और बाकी सारी जो पावर्स हैं वो इन ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में बांट दी जाएगी। क्योंकि इस प्लान के अनुसार काफी हद तक ऑटोनॉमी मिल रही थी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को, इसलिए जिन्ना इस प्लान को स्वीकार कर लेते हैं। जिन्ना ने प्लान मान लिया। अगर जिन्ना मान गए हैं तो हमको भी मान जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पर लकीरें खींचने को हम कब से तैयार हो गए और फर्क क्या रह गया हम में और जिन्ना में। लेकिन कांग्रेस शुरू में इस प्लान को स्वीकार नहीं करती क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स यूनाइटेड इंडिया को लेकर अड़े हुए थे। वो ऐसी टूटी फूटी सरकार नहीं चाहते थे जिसमें जिन्ना के साथ काम करना पड़े। पंडित नेहरू दूसरा ऑब्जेक्टिव पर रेडी हो जाते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हम शामिल होना चाहते हैं। उनका आइडिया यह था कि एक बार भी हम सरकार बना ले तो बाद में जो भी कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया स्ट्रक्चर है इसमें हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा यह कहा जाना मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। 10 जुलाई 1946 की बात है। नेहरू ऑलरेडी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन चुके थे। बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। बात करते वक्त वो मीडिया के सामने कहते हैं कि भले ही कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हिस्सा लेने पर सहमति दे दी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कैबिनेट मिशन प्लान को बदलने का अधिकार भी कांग्रेस के पास है। जैसे ही नेहरू की ये स्टेटमेंट अखबारों में छपी तो जिन्ना को महसूस हुआ कि नेहरू अपनी विचारधारा थोपने की योजना बना रहे हैं। जिन्ना ने तुरंत जाकर कैबिनेट मिशन प्लान ठुकरा दिया और कांग्रेस के साथ काम करने को भी इनकार कर दिया। 29 जुलाई साल 1946 जिन्ना अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ऐलान करते हैं कि मुस्लिम लीग संघर्ष शुरू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को अलग पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वह डायरेक्ट एक्शन शुरू कर देंगे। अगले दिन 30 जुलाई को जिन्ना ऐलान करते हैं कि 16 अगस्त का दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा।
वो कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते, अगर आप युद्ध चाहते हो तो हम आपके ऑफर को बिना झिझक के स्वीकार करते हैं, या तो भारत का बंटवारा होगा या फिर उसकी तबाही होगी। अगर कांग्रेस जंग मांग रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का एबी सेंटर बनता है बंगाल, क्योंकि वहीं पर मुस्लिम लीग के पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर होती है। 1940 की इलेक्शंस में 250 में से 115 सीट्स मुस्लिम लीग जीती थी और कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठी थी सिर्फ 62 सीट्स के साथ। उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन शाहिद सुरावा, इन्हें बुचर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। आज के दिन वायसराय वेवल ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी इनके ऊपर। इन्हें कहा था वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट, वन ऑफ द मोस्ट इनकॉन्सिस्टेंट एंड करप्ट पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। इन चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कट्टरता से पीड़ित गुंडे, बेरोजगार और फ्रस्ट्रेटेड, ब्रेन वॉश्ड और एंटी सोशल लोगों को सड़कों पर खुली छूट दे दी। गुंडों को इस तरीके से खुला छोड़ दिया गया कि वो जो चाहे वो कर ले। पुलिस को भी पॉपुलर मूवमेंट का समर्थन करने का निर्देश दिया गया। यह देखिए किताब में क्या लिखा है। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कलकत्ता लाशों का शहर बन चुका था। किताब का दावा है कि लगभग 6000 लोगों की जान गई। 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच लगभग 15000 लोग घायल हुए बंगाल में। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का यह हादसा तो बस शुरुआत थी। पार्टीशन किए जाने से पहले अभी तो और बहुत सारे दंगे बाकी थे। डायरेक्ट एक्शन डे का ये भयानक परिणाम जिन्ना की कैबिनेट मिशन से बैकआउट करने का नतीजा था। लेकिन इससे एक अच्छी चीज यह हुई कि वायसराय वेवल ने अब नेहरू और कांग्रेस को इंटर्न गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट कर दिया। 6 अगस्त 1946 वायसराय वेवल ने नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 2 दिन बाद 8 अगस्त को वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दरारों को भरने की कोशिश की और जिन्ना को कांग्रेस के साथ सहयोग करने की सलाह दी। टाइमलाइन को थोड़ा समझो। यहाँ पर सब तब हो रहा था जब डायरेक्ट एक्शन डे की तारीख की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन हिंसा भी शुरू नहीं हुई थी। हिंसा 16 अगस्त से होनी थी और उससे ठीक एक दिन पहले 15 अगस्त 1946 को जिन्ना और नेहरू की मुलाकात होती है। नेहरू और जिन्ना दोनों सहमति जताते हैं कि कम्युनल प्रॉब्लम को केवल म्यूचुअल डिस्कशंस के जरिए सुलझाया जा सकता है। नेहरू कहते हैं कि विवादित मुद्दों को फेडरल कोर्ट के पास भेजा जाएगा और अगर प्रोविंसेस खुद मांग करे तो कांग्रेस ग्रुपिंग का प्रिंसिपल स्वीकार कर सकती है। जिन्ना को मनाने के लिए नेहरू कई सारी कंसेशंस देते हैं। वो यह भी कहते हैं कि कांग्रेस की जब नई सरकार बनेगी तो हम मुस्लिम लीग को 5 सीटें 5 मिनिस्ट्री दे देंगे। लेकिन फिर जिन्ना यह शर्त रखते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों के लिए नॉमिनी देने का अधिकार हो। यह एक ऐसी चीज थी जो कांग्रेस कभी मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों उसकी लीडरशिप में मौजूद थे। जिन्ना की यह डिमांड स्वीकार करने का मतलब होता कि कांग्रेस एडमिट कर ले कि सारे मुसलमान का अधिकार सिर्फ जिन्ना के पास ही है और कोई पार्टी मुसलमानों से रिलेटेड कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। अगला दिन डायरेक्ट एक्शन डे होता है और उसके बाद कई दिनों तक बंगाल में भरपूर वायलेंस देखने को मिलता है। इन घटनाओं के एक हफ्ते बाद यानी कि 25 अगस्त 1940 को वायसराय हाउस में एक घोषणा आती है। यह कहते हैं कि एक इंटर्म गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की जाए। Thank you for accepting my invitation, but there is a condition, His Majesty. The King has accepted the resignation of the present members of the Governor General's Executive Council. His Majesty has been pleased to executive appoint the following: Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Mr. M. आसिफ अली, मिस्टर सी गोपालाचार्य, मिस्टर शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मठाई, सरदार बलदेव सिंह, इन सभी लोगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंटर्म गवर्नमेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। 2 सितंबर से ये इंटर्म सरकार ऑफिस टेकअप करेगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज कही जाती है और मुस्लिम सदस्य जिनकी नियुक्ति बाद में की जाएगी इंटर्म गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। जब तक ब्रिटिश पूरे तरीके से इंडिया को नहीं छोड़कर चले जाते तब तक यह
वाली सरकार ट्रांजिशन में देखरेख का काम करेगी। इस इंटर्म सरकार के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। दिलचस्प बात यह है कि सारे लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी पूर्ण स्वराज की मांग के बावजूद 1947 में जो हमें आज़ादी मिली वो वास्तव में डोमिनियन स्टेट्स था। हमें पूरे तरीके से आज़ादी एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनने की सिर्फ 1950 में ही मिली, जब हमारा संविधान लागू हुआ। जब अब कांग्रेस की विचारधारा पर अपॉइंटमेंट को देखकर जिन्ना बेचैन हो जाते हैं। नेहरू ऑफर ठुकराना महंगा साबित हुआ। कब मुस्लिम मेंबर नॉमिनेट करने का हक ही नहीं है, लीग का वजूद खतरे में आ गया है, हम भी खेलेंगे, हम इंटर्म गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे। 15 अक्टूबर साल 1940 को वो फाइनली मान जाते हैं कि मुस्लिम लीग बिना किसी कंडीशन के इस इंटर्म सरकार का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट था, जिन्ना खुद इसमें शामिल नहीं होते, अपनी जगह वो लियाकत अली खान को नॉमिनेट करते हैं। ये वही लियाकत अली खान हैं जो बाद में जाकर 1947 से लेकर 1951 तक पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। शुरुआत में मुस्लिम लीग को सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई, लेकिन नेहरू ने जिन्ना से वादा किया था कि वह 5 मिनिस्ट्रियां कम से कम मुस्लिम लीग को देंगे। तो बाद में जाकर उन्हें कॉमर्स, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड एयर, हेल्थ, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री भी उन्हें दे दी गई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शायद आपको देखकर लगे सब सही चल रहा है, एक बैलेंस्ड इंटर्म सरकार बन गई है तो एक यूनाइटेड इंडिया रह सकता है, पार्टीशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए एक साथ काम करना लगातार मुश्किल होता गया। बिना लीग की इजाजत के यह कानून पास नहीं हो सकता था। इसके बीच सबसे बड़ा कारण था कि लगातार देश में हिंदू मुस्लिम दंगे देखने को मिल रहे थे। इस नई इंटर्म सरकार के बनने के कुछ ही हफ्तों बाद बंगाल प्रोविंसेस के पार ईस्टर्न हिस्से में एक बहुत बड़ा दंगा होता है। नोवाकली में एक ऐसा इलाका था जहां ज्यादातर मुस्लिम रहते थे और यहाँ ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से बड़े पिछड़े हुए थे। ये अपने खेती और बुनियादी जरूरतों के लिए हिंदू मनी लैंडर्स पर निर्भर थे। लेकिन 1930 में आई ग्रेट डिप्रेशन के इस समय इन रिश्तों में खटास आने लगी थी। 2 महीने पहले हुए कलकत्ता दंगों के बाद इस इलाके में भी नफरत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 10 अक्टूबर सन 1940 नोवाकली में करीब 200 स्क्वायर मील के इलाके में हथियार लिए भीड़ लूटपाट करने लगती है, आग लगाई जाती है और हत्याएं देखने को मिलती है। इस दौरान फोर्स्ड कन्वर्जन भी देखने को मिलता है, जिन्हें चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी ने भी स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने ना ही कोई कदम उठाया इसे रोकने के लिए और ना ही प्रभावित इलाकों में कोई दौरा किया। दंगों के बाद भारी रिफ्यूजीज की भीड़ कलकत्ता की तरफ आई। रोज के करीब 1200 से ज्यादा लोग कलकत्ता पहुंचे। सबसे ज्यादा सहानुभूति इन दंगों के बाद अगर किसी लीडर में थी तो वे थे महात्मा गांधी जी। इन घटनाओं से बेहद दुखी थे और खुद जाकर देखना चाहते थे कि एक ही मिट्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ इस कदर कैसे खड़े हो गए। 6 नवंबर सन 1946 को गांधी नोवाखली जाते हैं और उस दिन से लेकर फरवरी 1947 तक वहीं रहते हैं। नंगे पैर चलते हुए वो नोवाखली के सारे 47 गांवों का दौरा करते हैं और लगभग 180 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उनकी जो कोशिश थी हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए इस लेवल की थी जो आज तक किसी लीडर ने उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का काम किया होगा। कम्युनल यूनिट बढ़ाने के लिए गांधी जी एक गांव में जाते पैदल चलकर और गांव में तलाश करते कि एक हिंदू और एक मुस्लिम नेता, फिर वो उनसे बातचीत करते, उन्हें मनाते कि वो एक ही घर में रहें, एक ही छत के नीचे साथ रहें और पूरे गांव की शांति के गारंटर बन जाएं। और हर एक गांव में जाकर उन्होंने यही चीज रिपीट करी कि एक हिंदू नेता एक मुस्लिम नेता दोनों के साथ में मिलाओ और दोनों को लीडरशिप का रोल दो। गांव वालों को पूरी तरीके से शांत बनाए रखने की गारंटी दी जाए। गांव वालों को कम्युनल हार्मनी का एक जीता जागता उदाहरण दिखाया जाए। जब किसी ने गांधी जी से यह पूछा कि वो दिल्ली में कांग्रेस की जिन्ना के साथ बातचीत में मदद करने की बजाय नोवाखली में क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका जवाब आया,
A leader is only a reflection of the people. He leads their desire to live together in peaceful neighborly. This will be reflected by their leaders. अगर जनता एकजुट होकर शांति से रहने लगे, एकजुट होकर शांति से रहने लग जाए, तो यह चीज पॉलिटिशियन में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी। गांधी जी का मानना था कि सबसे पहले लोगों को आपस में शांति रखनी होगी। उनका यह भी मानना था कि अगर सभी लोग देश में रहने लगे, ऐसा करने लगे, तो पार्टीशन किसी भी हाल में नहीं होगा। उनका पूरा समय नोआखली में यह सुनिश्चित करने के लिए था कि एक यूनाइटेड इंडिया में यूनिटी बनी रहे और हर कोई मिलजुल कर रहे। दूसरी तरफ पंडित नेहरू का मानना था कि गांधी जी भारत के शरीर पर एक घाव से दूसरे घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा वो मरहम लेकर भारत के शरीर पर एक एक घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे इन घाव के कारण को पता लगाए और शरीर के समग्र इलाज में हिस्सा लें। दोनों ही नेहरू और गांधी अपनी अपनी जगह सही थे। गांधी जी ने जो संघर्ष किया नोआखली में, उसकी सफलता उन्हें देखने को मिली। कुछ महीने बाद बंगाल में सभी प्रकार के दंगे खत्म हो गए, ऐसी खबरें आई, लेकिन वह अकेले एक ही आदमी थे कितनी जगहों पर जाकर दंगे रोकते। 24 अक्टूबर साल 1940 में बिहार में हिंदुओं ने नोआखली की घटनाओं का बदला लेना शुरू कर दिया। यही हाल यूनाइटेड प्रोविंसेस का भी था। नफरत और उसका आंख के बदले आंख वाला जवाब गांधी की आंखों में उनके देश को सही में अंधा बना रहा था। गांधी जी को ये धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जिन्ना ने जो पकड़ बना रखी है मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से पर, वो कितनी मजबूत है। उन्हें लगा कि शायद जिन्ना को मना कर ही इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मार्च 1947 पॉलिटिकली एक और बड़ा झटका लगता है कांग्रेस पार्टी को। पंजाब में मुस्लिम लीग कोalition सरकार को तोड़ने में कामयाब होती है। यह वाला प्रोविंस मुस्लिम लीग के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इस प्रोविंस के बिना पाकिस्तान का देश बनाना पॉसिबल नहीं था। रावलपिंडी में दंगे होते हैं और 2 मार्च 1947 को चीफ मिनिस्टर खिज हयात तिवाना को जनता और हिंसा के दबाव में रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन सरकार गिराने के बावजूद मुस्लिम लीग अपनी खुद की सरकार नहीं बना पाती, क्योंकि बाकी सारी पार्टीज अब एक मुस्लिम लीग से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। अकाली दल के सिख नेता मास्टर तारा सिंह तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तक लगाने लग गए। इसकी वजह से मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स और गुस्सा हुए और ज्यादा दंगे भड़क गए। इस बार लाहौर में इस बीच ब्रिटेन में बैठे प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भी फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। इंडिया से आई दंगों की खबरें उनके लिए भी बुरी खबर थी, क्योंकि इससे की नाकामियां सामने आ रही थी। लॉर्ड लुई माउंटबेटन को इंडिया का आखिरी वाइसराय अपॉइंट करते हैं और इनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। दंगे रुकवा, जिन्ना को मनाओ, नेहरू को मनाओ, बातचीत करो, नेगोशिएशंस करो, किसी तरीके से हमें छुटकारा दिलाओ। इस सब से 22 मार्च 1947 माउंटबेटन इंडिया आते हैं और 2 हफ्ते बाद 5 अप्रैल को जिन्ना से मिलते हैं। माउंटबेटन खुद इंडिया का पार्टीशन नहीं कराना चाहते थे, ये यूनाइटेड इंडिया के फेवर में थे, तो जिन्ना को एक यूनाइटेड इंडिया का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जिन्ना के द्वारा इसे ठुकरा दिया जाता है। बातचीत जारी रहती है 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दूसरी ओर पंडित नेहरू और सरदार पटेल जिन्ना के इन ड्रामों से पूरी तरह से तंग आ चुके थे। इंटर्म सरकार के हर दूसरे फैसले पर मुस्लिम लीग टांग अड़ा रही थी। जिम्मेदारी को खत्म करने का वक्त आ चुका है। जमींदारों का अपनी जमीन पर कानूनी हक है, जिसे सरकार छीन नहीं सकती। सरकार को काम करना ही नहीं दिया जा रहा था और पूरे देश भर में खबर सुनने को मिल रही थी कि दंगों की इस सब के चलते नेहरू और सरदार पटेल ने आपसी बातचीत करके इस इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के विचार को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने यह देख लिया था कि अगर सरकार इसी तरीके से आगे चलती रही तो यह देश किसी भी लायक नहीं बचेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी में सभी लोग आखिरकार पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मानने वाले प्लान को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक इंसान अभी भी इसके सख्त खिलाफ था, वह थे महात्मा गांधी। अपनी तरफ से अभी भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि देश का बंटवारा ना हो, देश को यूनाइटेड रखा जा सके। 1 अप्रैल 1947 को इसी मामले में गांधी माउंटबेटन से मिलते हैं। इस मीटिंग की कई सारी ओरिजिनल फोटोज और वीडियोस एक्चुअली में मौजूद हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस
गांधी जी माउंटबेटन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इंडिया का बंटवारा मत करो, प्लीज डोंट डू इट। माउंटबेटन जवाब में कहते हैं वोट करना उनका आखिरी विकल्प है, इंडिया का बंटवारा करना उनका आखिरी विकल्प है, यह तभी करेंगे जब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बच जाएगा, और अभी उन्हें इसके अलावा कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबेटन से कहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी आप जिन्ना को दे दो। 300 मिलियन हिंदू जिन्ना के रूल के अंदर रहे। गांधी जी भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अगर देश को यूनाइटेड रखने का यही तरीका बचा है तो यही सही। उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि मुस्लिम लीग को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाए, और अगर जिन्ना इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो कांग्रेस को सरकार बनाने दी जाए, जहां गांधी मानते हैं कि मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को जगह दी जाएगी। माउंटबेटन इस बात को मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर वो गांधी जी से कहते हैं कि पहले कांग्रेस को मनाओ। अगर कांग्रेस इस बात से मान जाती है तो वह यह करने को तैयार है। गांधी जी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल उनकी सुन लेंगे। वे उनके पास जाते हैं, यह ऑफर लेकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दिया जाए। कुर्सी ज्यादा प्यारी है क्या देश? अब इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा, तो देश रखो और कुर्सी जिन्ना को दे दो, यह कहा गांधी जी ने। लेकिन नेहरू और सरदार पटेल दोनों देख चुके थे कि जिन्ना किस टाइप का इंसान है। इन टर्म सरकार में महीनों तक मुस्लिम लीग के साथ काम करने के बाद वह किसी भी हालत में इस चीज को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। दोनों पंडित नेहरू और सरदार पटेल गांधी जी की इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं। जीवन भर आपके पीछे चलता रहा, माफ कर जाओ, आज नहीं चल पाऊंगा। Sacrifice so many people cannot be will forgone in the face of the ambition of one man। गांधी जी के लिए यह एक बहुत ही दर्दनाक और शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक नेहरू और पटेल हमेशा गांधी जी को ही सुनते थे, उनकी बात मानते थे और उन्हीं की राह पर चलते थे। लेकिन इस पॉइंट पर वो किसी भी हालत में हाँ करने को तैयार नहीं थे। अब जब पार्टीशन पर सहमति बन चुकी थी तो माउंटबेटन एक नया प्लान तैयार करते हैं, डिकी बर्ड प्लान 2। 2 मई 1947 को यह प्लान ब्रिटिश कैबिनेट में पास होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा ड्रामा देखने को मिलता है। माउंटबेटन ने अपने प्लान में एक अलग से क्लॉजेस जोड़ दिया था। इन्होंने कहा कि हर एक प्रोविंस के पास ऑप्शन है, या तो वो इंडिया के साथ जुड़े या पाकिस्तान, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। ये क्लॉज मेनली सिर्फ बंगाल प्रोविंसेस पर लागू होना था। अगर बंगाल वाला प्रोविंस चाहता कि वो अलग देश बने, जो कि आज के दिन बन ही गया है, लेकिन उस वक्त चीफ मिनिस्टर सूरावर्दा ने माउंटबेटन को यह साबित कर दिया था कि बंगाल के हिंदू कांग्रेस लीडर्स भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने के पक्ष में थे। तो माउंटबेटन की ये 3 नेशन थ्योरी थी, और पता है इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जिन्ना भी इस 3 नेशन थ्योरी के फेवर में थे। उनका मानना था कि बंगाल में रहने वाले लोग वेस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से काफी अलग है, इसलिए वो एक अलग देश बने, इसमें उन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। लेकिन पंडित नेहरू को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम थी। 559 पिछली स्टेट सबको अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि इंडिया पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहना, तो देश बचा ही कहाँ। जब यह प्लान ब्रिटेन में पास हुआ तो माउंटबेटन ने इसे जिन्ना को दिखाने से पहले नेहरू को दिखाया। नेहरू ने जब यह पढ़ा तो उन्होंने अपना पूरा आपा खो दिया। उन्हें बहुत गुस्सा आया माउंटबेटन के ऊपर। उन्होंने सीधा कहा कि यह प्लान हमें आज़ादी नहीं दे रहा है, यह प्लान भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर रख देगा। ये इंडिया को हमें बाल्मीकरण देखने को मिलेगा। महाराजा आर लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइस, इंडिया विल बी डिवाइड इनटू 500 फैक्ट्स। You will not come to this if it is of 3 century of divide and rule. Leave us and quit। माउंटबेटन को लगा नहीं था नेहरू इतने नाराज होंगे इस प्लान को देखकर, तो वो तुरंत पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कमिश्नर वीपी मेनन के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक नया पार्टीशन प्लान तैयार करो। मेनन ने माउंटबेटन के निर्देशों के अनुसार इस काम को लंच और डिनर के बीच सिर्फ कुछ 6 घंटों में पूरा कर लिया। वीपी मेनन ने यह सलाह दी कि पावर को 2 इंडिपेंडेंट ब्रिटिश डोमिनेंस इंडिया और पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया जाए और प्रोविंसेस का बंटवारा उनके इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव्स के आधार पर किया जाए। एक लौती एक्सेप्शंस इसमें होगी जो बंगाल और पंजाब, इनको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। जिन्ना ने शुरू में इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान में रेफरेंडम होना चाहिए। बीपी मेनन ने जिन्ना की ये रेफरेंडम वाली मांग मान ली और कांग्रेस को यह आश्वासन दिया कि प्रिंसली स्टेट्स की इंडिपेंडेंट रहने की संभावना कम से कम कर दी जाए। माउंटबेटन ने भी प्रिंसली स्टेट्स के लिए किसी भी तरह के डोमिनियन स्टेट्स को खारिज कर दिया और उन्हें सलाह दी कि ये या तो इंडिया या पाकिस्तान में या किसी एक और को चुने। यह चुनते वक्त भी वो अपने जोग्राफिकली कट देखे कि जोग्राफिकली वो किस एरिया में ज़्यादा पास है और उस हिसाब से अपना डिसीजन लिया जाएगा। अगस्त 1947 तक आते आते प्रिंसली स्टेट्स के लिए कुछ हद तक इंडिपेंडेंट रहने की संभावनाएं थी। कोई प्रिंसली स्टेट चाहती तो वे कुछ हद तक ऑटोनॉमी रख सकती थी, लेकिन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और कई सारे मामलों में उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता। इसलिए यह सिर्फ नाम की ऑटोनॉमी होती। 3 जून 1947 फाइनली यह नया प्लान सामने रखा जाता है। इस बारी हर कोई इसे स्वीकार करता है। पंडित नेहरू, पटेल, जेबी कृपलानी, बलदेव सिंह, जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुल राम और निष्ठा, ये सब लोग एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे थे माउंटबेटन के साथ। यहाँ पर इस प्लान को कलेक्टिवली एंडोर्स किया जाता है। इसकी भी सारी रियल फोटोज आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई भी पूरे तरीके से खुश नहीं था। हर किसी को किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। लोगों को इस बात की चिंता थी कि यह पार्टीशन आखिर होगा कैसे। क्या सभी मुसलमानों को इंडिया छोड़ना पड़ेगा या उन्हें जबरदस्ती बाहर किया जाए। प्रिंसली स्टेट्स अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। क्या वह पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश में सफल होंगे? इन सारे सवालों के जवाब अभी भी अधूरे थे। लेकिन 15 अगस्त साल 1947 मिडनाइट को पंडित नेहरू इंडिया का झंडा लहराते हैं और इंडिया को मिलता है फ्रीडम एट मिडनाइट। आगे जो पार्टीशन होता है, करीब 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट होते हैं, जिसमें कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं रातों रात। जबरदस्ती रिलीजन कन्वर्जन देखने को मिलता है। 75,000 से ज्यादा महिलाओं का किडनैप और रेप होते हैं। यहाँ यह भी अपनी अलग कहानी है कि कैसे सारे प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने का काम किया जाता है सरदार पटेल के द्वारा। इस पर एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, कभी आप देखना। दोस्तों नमस्कार, आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।